हेलो। आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हालांकि कोई अलग से चैप्टर एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर केमिकल बॉन्डिंग का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आप केमिस्ट्री में सभी चीज़ों को आप समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये देखिए दो चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का बेसिक है। एक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। तो ये मैं 9th क्लास के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि 11th में भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, वो काफ़ी डीप है। मैं उसको 11th वाले सेक्शन में पूरे डीप में डिस्कस करूँगा। वो तो काफ़ी दिन तक चलता है, करीब 15 दिन में वो मैं केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म करूँगा क्योंकि वो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो अभी आपको मैं बेसिक बता दूंगा कि बेसिक कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, कैसे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्यों होता है। तो ये सब मैं बेसिक चीज़ यहाँ पे बता दूंगा, जिससे आपको आपके ये लोअर क्लास 9 10th में जो भी आपका कंपाउंड होगा, जैसे 10th में जाइएगा तो 10th में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहाँ पे भी केमिकल बॉन्डिंग का यूज होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग का यूज सभी जगह पे है केमिस्ट्री में, तो केमिकल बॉन्डिंग समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कंसेप्ट, ये तीन चीज़ बेसिक होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। अगर उसमें कुछ डाउट होता हो तो प्लीज़ कमेंट में, उस रिस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। देखिए केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंधन। तो आप देखिए जो बॉन्डिंग होता है ये होता क्यों है। देखिए कोई भी एलिमेंट है, मैं जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करके स्टेबल होना चाहती है, और वो रिएक्ट कितने तरीके से हो सकती है और स्टेबल कैसे कैसे हो सकता है। देखिए 3 तरीके से हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे, या तो इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर दे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। तीनों चीज़ में से एक भी चीज़ हो जाता है तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेती है, क्योंकि ये तीनों चीज़ ऑक्टेट पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो फिर स्टेबल हो जाता है। किसी भी चीज़ का, फिजिक्स हो या आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी क्या होता है, फोर्स को हम लोग स्टेबलाइज करते हैं सिस्टम में। वैसे ही केमिस्ट्री में भी ये केमिकल जितने भी रिएक्शन होते हैं सारे स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। स्टेबल हो जाएगा, नया कंपाउंड होगा जिसको हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया कि 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो बॉन्डिंग का क्या क्या कर कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक और होता है उसको बोलते हैं वन साइडेड शेयरिंग, जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कितने तरीके से हो सकता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। और फिर क्या होता है कि कई बार होता है कि किसी का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, किसी का नहीं होता है, तो वन साइडेड लोन पेयर जो बचा हुआ रहता है वो दूसरे को डोनेट करके उसका ऑक्टेट पूरा कर देता है। तो इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एबव 3 रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट पे 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। दूसरा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। पहला हो गया आपका आयोनिक बॉन्ड, दूसरा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और तीसरा मैंने अभी बताया था उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फर्स्ट हो गया आयोनिक बॉन्ड, दूसरा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा हो गया आयोनिक बॉन्ड। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग में क्या 3 रिक्वायरमेंट है,
शेयरिंग, ट्रांसफ़र और वन साइडेड। ये तीनों को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये तीनों बॉन्डिंग करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह का हो जाता है, कुछ इस तरह का हो जाता है। इसको बोलते हैं नोबल गैस, आइडियल गैस, या जो भी बोल लीजिए आइडियल एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन। यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये देख लीजिए, ये जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है एन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको सोडियम का एग्जांपल लेके बताता हूँ। सोडियम होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हो गया इसका क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। और क्लोरीन का अगर ऐसे लिखिएगा, क्लोरीन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया? 6 4 10 दोबारा 3p5। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, इसके जो लास्ट ऑर्बिट है क्या है? 3 है, इसका भी लास्ट ऑर्बिट 3 है। तो ये जो n इक्वल टू डिनोट करे यही ये n है। तो इसका देखिए इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए चाहिए तो ये n2, बिल्कुल सही, s में 2 है, लेकिन p में 6 होना चाहिए, लेकिन p में 5 है। तो वही एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से ले लेता है इससे। तो क्या हो जाएगा? ये जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये ऑर्बिट खाली हो जाएगा। तो फिर देखिए इसका जो है ये आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा 2s2। ये देखिए यहाँ पे एकदम आराम से देखिए 2s2 2p6 ns2 np6। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाने के कारण क्या हो गया? ये नोबल स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन लेके ये भी नोबल स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लिया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? NaCl, जिसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 तरह के मैंने बॉन्ड बताया, तो उसका मैं अभी ये बताता हूँ कि ये बॉन्ड बनता कैसे। ये तो मैंने अभी कब बताया कि इस तरह का स्ट्रक्चर के ये बॉन्डिंग होता है। अभी मैं बताऊँगा ये बॉन्ड बना कैसे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हुआ। देखिए सोडियम के जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैंने कितना दिखाया था? सोडियम का क्या होता है? सोडियम का जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है इतना दूर, हाँ ठीक है चल जाएगा। क्लोरीन का कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो क्या होता है कि जो देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है? इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आयन जनरेट हो रहा है। कौन कौन सा आयन जनरेट हो रहा है? माइनस और प्लस। किस पे माइनस हो रहा है, किस पे प्लस हो रहा है, ये भी देख लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है यानी जो डोनर है उस पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव जनरेट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है यानी जो एक्सेप्टर है उस पे निगेटिव जनरेट होगा। ऐसे भी आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो वो कर्जदार होता है, आप पॉजिटिव में रहते हैं, क्योंकि वो लिया है तो वो निगेटिव में है, आप पॉजिटिव में है। तो इसको आप एनालॉजी के तौर पे याद कर सकते हैं कि कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो जिसको दिया जाता है वो निगेटिव, क्योंकि वो ऋण का पात्र ऋण लिया है, और जो दिया वो पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो सोडियम है वो पूरा अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एटम बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो ये मैंने आपको क्या बताया? आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताया। आयोनिक बॉन्ड का ये सबसे प्राइम एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, आप समझ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद का केस आ जाता है। इसके बाद का केस मैंने आपको बताया था क्या था? 3 बॉन्ड मैंने बताया था। तो पहला तो मैंने बता दिया कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, एक पे पॉजिटिव आता है एक पे निगेटिव आता है, किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे निगेटिव आएगा ये भी मैंने बताया। अब जो अगला बॉन्ड है वो है कोवैलेंट बॉन्ड है।
कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, हिंदी में सहसंयोजक बंधन। इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा दो एटम के बीच में तो उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे वाटर को ले लीजिए, वाटर का क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ऑक्सीजन का। इसके आउटर मोस्ट में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको देखिए ऐसे समझिए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है, एक ही तो होता है इसका सेल, तो आउटर मोस्ट क्या जो है वही है, तो इसका भी हाइड्रोजन होगा 1 होगा। अब देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ड्यूलेट बनाता है, मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 1s2 है। एस जो सबसेल होता है, सबसेल कितने होते हैं, सेल के बारे में मैंने बताया था KLMN। अब इन सब के अंदर क्या होता है, सबसेल होता है। सबसेल कौन कौन होता है, S P D एंड F। सेल के अंदर क्या होता है, सबसेल। एटम के अंदर क्या होता है, सेल। सेल के अंदर क्या होता है, सबसेल। और एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो याद कर लीजिएगा, सेल कौन कौन होते हैं, KLMN। और सबसेल क्या होता है, इन के अंदर क्या क्या होगा, SPDF। एल के अंदर क्या होगा, KL SPDF। M के अंदर SPDF। N के अंदर भी SPDF। तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये सेल हैं, ये सबसेल है। सेल और सबसेल, सबसेल कौन कौन है, SPDF। तो इसको इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन में क्यों स्टेबल हो जा रहा है। एक्चुअली में जो एस सब ऑर्बिट है, सबसेल है, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये भी आई है, इसको आप याद कर लीजिएगा, भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, 1s2। इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह ही सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में सॉरी, ये मैं यहाँ पे गलत बता दिया, ये हीलियम के केस में होता है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, हीलियम। हीलियम रिएक्ट इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हीलियम के केस में हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी क्या होगा, तो ये अपने जो ये हीलियम जैसा अपने आप को बनाना चाहेगा, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लेगा, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लेगा, और ये अपना ड्यूलेट पूरा कर लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे भी लेगा, इस तरह से। ये देखिए ये बन गया आपका, तो इसके आउटर में कितना हो गया, 6 पहले से था, 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। और ये हाइड्रोजन का ड्यूलेट पूरा। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी इसको दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए वाला इसको दिया, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को दे करके दोनों क्या करते हैं, ये अपना ड्यूलेट पूरा कर लेता है, या अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। इस तरह से क्या हो जाता है, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो था कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे और भी बहुत सारा का आप लिख के देखिएगा। जिसका आप लिखने में परेशानी होगा वो मेरे से आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ 3-4, ये आप मेरे को बताइएगा, लिख के कमेंट में बताइएगा कि किस में आयोनिक बॉन्ड है और किस में कोवैलेंट बॉन्ड है। देखिए CaC2, NaCl, CH4, H2O और SO2, CO, CO2, ये सब में बताइएगा किस में कोवैलेंट है, किस में कोऑर्डिनेट है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बताइएगा किस में कोवैलेंट है और किस में आयोनिक बॉन्ड है। आप कमेंट में इसको बताइएगा किस में क्या है। तो ये तो मेरा हो गया यहाँ तक कि अगर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो
आयोनिक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड और है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मैं कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के बारे में बताऊंगा और बहुत सारा और एग्जाम्पल मैं बताऊंगा जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा और कोवैलेंट बॉन्ड होगा। फिर अच्छे से उसका हम और लेविस डॉट स्ट्रक्चर और क्रॉस स्ट्रक्चर में उसको पढ़ेंगे कि कैसे डॉट स्ट्रक्चर और क्रॉस स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। कोई भी डाउट आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था कि ये कौन से एलिमेंट में, कौन से कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है, ये प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।